अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अज़म इसहाक है। मेडिसिन फॉर सीरीज़ की आज पहली वीडियो है जिसमें हम अस्थमा या दमा को डिस्कस करेंगे और कोविड-19 का इफेक्ट इस पे क्या होता है। वैसे तो किसी भी डिजीज़ में पेशेंट और फिजिशियन इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इस डिजीज़ में जितना पेशेंट इंफॉर्मेशन ज़्यादा हासिल कर सकेंगे उतना सिम्टम फ्री लाइफ गुजार सकते हैं। आज मैं आपको ब्रीफ करता हूँ कि किन किन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अस्थमा क्या होता है, उसकी इलामात, उसका डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, होम रेमेडीज और लास्ट पे मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। अस्थमा सांस की एक बीमारी है जिसमें सांस की नाली सिकुड़ जाती है और जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। इन सब वजह से कुछ अलामात ज़ाहिर होती है पेशेंट्स में, जैसे खांसी का होना जो कि रात के वक्त और अर्ली मॉर्निंग में होती है। चेस्ट बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, जैसे कोई चीज़ चेस्ट के ऊपर या सीने के ऊपर रखी हुई हो। विस्लिंग साउंड्स आती हैं जब पेशेंट कफ करता है और उसको बार बार सांस चढ़ता है। इसको डायग्नोज करने के लिए हम पेशेंट को फिजिकली चेक करते हैं, इन्हीं अलामात को, और कुछ टेस्ट करते हैं लंग्स का फंक्शन देखने के लिए, और कुछ एलर्जी के टेस्ट करते हैं कि क्या ये किसी एलर्जी की वजह से है। और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट बहुत स्पेसिफिक होता है जिसमें हम पेशेंट की एज, उसकी इलामात, उसकी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लंग्स के फंक्शन कैसे हैं और उसकी प्रेफरेंसेस क्या होती हैं। इसके ट्रीटमेंट में जो हम मेडिकेशन यूज़ करते हैं वो इनहेलर होते हैं, नेबुलाइजर की फॉर्म में होते हैं, टैबलेट्स, सिरप्स और पाउडर्स होते हैं। बेसिकली इसके ट्रीटमेंट दो तरह का होता है, जैसे क्विक रिलीवर मेडिसिन होती हैं और कंट्रोलर मेडिसिन होती हैं। क्विक रिलीवर मेडिसिन वो होती हैं कि जिसमें पेशेंट को अलामात को फ़ौरन से हम ठीक कर दें, और कंट्रोलर मेडिसिन वो होती हैं ताकि अलामात वापस ना आ सकें उनके इस्तेमाल से और अटैक ना हो सके। ट्रीटमेंट का मकसद ये है कि पेशेंट को हम सिम्टम फ्री लाइफ दें, ताकि वो रात के वक्त जो उसको सिम्टम्स आती हैं या मॉर्निंग में आती हैं या बार बार उसको क्विक रिलीवर मेडिसिन का इस्तेमाल को कम कर सकें और वो डेली लाइफ में पार्टिसिपेट कर सके, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कर सके। जो कंट्रोलर मेडिकेशन होती हैं वो इनहेलर को जब आपको हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि जब भी आप पेशेंट को इसका अटैक होगा अस्थमा का, तो ये उस अलामात को कम करने के लिए बहुत मुफीद होता है। इसको हमेशा अपने पास रखिएगा। इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं मैं आपको लेटर इसकी एक वीडियो दिखाता हूँ, ताकि आपको प्रॉपर इसका इस्तेमाल का पता चल सके। और स्पेशली जब भी ये पेशेंट किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ के कुछ एलर्जेंस हैं, जहाँ कुछ ऐसी डस्ट है, या वो एक्सरसाइज करने लगे हैं, तो उससे 10-15 मिनट पहले इसको इस्तेमाल कर लें ताकि अलामत ना आ सकें। जो कंट्रोलर मीटर डोज इनहेलर को यूज़ करने का तरीका, सबसे पहले आप इनहेलर की कैप उतारें और इसके माउथ पीस को चेक करें कि इसमें कोई डस्ट और कोई पार्टिकल्स तो नहीं। इसके बाद इनहेलर को 10 से 15 दफ़ा शेक करें ताकि डोज जो है वो लोड हो जाए। इसके बाद एक लंबा सांस लीजिए और उसको बाहर निकालें। इनहेलर को इस तरह पकड़ें और मुंह के अंदर प्लेस करें कि ये आपकी टंग के ऊपर और टीथ के दरमियान हो और आपके लिप्स इसके अराउंड में सील हो जाएं। इसको प्रेस करें और अपने नोज़ से स्लोली सांस लें। इसको 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करें, अपना मुंह खोलें और ब्रीद आउट कर दें। बच्चों में पहले वाला प्रोसीजर थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें सांस का कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, इसलिए हम बच्चों में स्पेसर के साथ यूज़ कर सकते हैं। प्रोसीजर सेम है। आप इनहेलर का माउथ पीस चेक करें कि इसमें कोई डस्ट पार्टिकल तो नहीं। इसको 10 से 15 दफ़ा शेक करें। माउथ पीस को इस तरह स्पेसर में एडजस्ट करें कि आपकी फिंगर उसकी टिप पे हो और थंब नीचे। एक लंबा सांस लें और एक्सहेल करें। स्पेसर का माउथ पीस इस तरह प्लेस करें माउथ के अंदर कि टंग नीचे हो, विद इन द टीथ, और लिप्स इसके अराउंड में हो। थोड़ा सा हेड को टिल्ट करें बैक साइड पे और इनहेलर को प्रेस करके स्लोली ब्रीद इन। अपने सांस को 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करें और इसके बाद इसको हटा दें और एक्सहेल। जो कंट्रोलर मेडिसिन है
उसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। उसको आपको डेली बेसिस पे इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे उसकी अलामात अस्थमा की आ रही हैं या नहीं, उनको आपको कंटिन्यूसली इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम वो इस्तेमाल करते हैं तो उससे हम सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं और अटैक को वापस आने में रोक सकते हैं। जो कंट्रोलर मेडिसिन है जो इनहेलर की फॉर्म में होती हैं, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन हम उनको कम कर सकते हैं। वो साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि उसके इनहेलर के इस्तेमाल से आपको गले में खराश होगी, आवाज़ का भारी हो जाना और सोर थ्रोट होता है। इन सब को हम कम कर सकते हैं। जो ही आप इनहेलर इस्तेमाल करें, फौरन बाद आप पानी लेके उसको गार्गल करें और उसको बाहर फेंक दीजिएगा। इसके अलावा जो अस्थमा का ट्रीटमेंट है, इसमें जो इनहेलर है ये ज़्यादा मुफीद होता है एज़ कम्पेयर टू नेबुलाइज़र। लोग ये समझते हैं कि नेबुलाइज़र इस्तेमाल करने से इलामात जल्दी जाएंगी, ऐसी बात नहीं है। इनहेलर अगर आप इस्तेमाल करें वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू नेबुलाइज़र। इनहेलर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे अभी हमने मीटर डोज इनहेलर को डिस्कस किया। इसी तरह ड्राई पाउडर डिस्क इनहेलर होता है और सॉफ्ट मिस्ट और भी बहुत सारी टाइप्स हैं। इसमें हम ड्राई पाउडर डिस्क इनहेलर को डिस्कस करेंगे कि इसको किस तरह यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहले डिस्क को इस तरह इस अंदाज से पकड़िए, इसको थंब इस तरह प्लेस करें कि आप ग्रूव को पुश करें अंटिल आपको एक क्लिक साउंड महसूस हो। इसके बाद ये छोटा सा स्लाइडर आपको नज़र आ रहा है, इसको भी स्लाइड करें और आपको क्लिक की साउंड फील होगा। और इसके बाद आप डिस्क को इस तरह पकड़िए जैसे एक हैमबर्गर होता है हाथ में, इस अंदाज में पकड़िएगा। एक अपना हेड टर्न करके एक लॉन्ग ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करें। माउथ पीस को इस तरह माउथ में प्लेस करें, हेड थोड़ा सा टिल्ट, एक लंबा और गहरा सांस लें, उसको 10 सेकंड के लिए होल्ड करें और उसके बाद स्लोली एक्सहेल कर दें, सांस को बाहर निकाल दें। जिसी तरह आपने इसको स्लाइड अवे किया था, अब इस तरह इसको स्लाइड इन करके बंद कर दें। बाद में कुल्ली कर लें या ब्रश कर लें और उसको बाहर स्पिट आउट कर दें। इस पे डोज काउंटर होता है ताकि आपको पता चले आपने कब अपना इनहेलर को चेंज करना है। जो ही इसका काउंट 5 तक आ जाएगा और ये रेड हो जाएगा, जो कि आपके लिए एक इंटीमेशन है, काइंडली इसको चेंज कर लें ताकि अगर आप कहीं मूव आउट कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो एटलीस्ट आपके पास कुछ सप्लाई होना चाहिए ताकि आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो। नेबुलाइज़र हम तब इस्तेमाल करते हैं जब पेशेंट जो है वो बहुत सीवियर कंडीशन में हो और वो सांस लेने में उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। उसको अस्थमा का अटैक प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, इसलिए प्रेगनेंसी में जो आपको दवाई दी जाती है वो हम पेशेंट की कंडीशन को देख के डिसाइड करते हैं और उससे प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर नहीं इस्तेमाल करेंगे तो फिर साइड इफ़ेक्ट होते हैं, अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। अगर अस्थमा के दौरान मेडिकेशन इस्तेमाल नहीं करते तो फीटस को कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसमें उसको ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है, सांस का मसला हो सकता है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रीमेच्योर बर्थ हो सकती है और सिजेरियन लाजमी करना पड़ता है। इस प्रेगनेंसी में आपको अपनी अलामात को ख्याल रखना चाहिए कि कौन कौन सी इलामात होती हैं और उनको किस टाइम पे कंट्रोल करना है, जो कि मैं लास्ट पे आपको बताऊंगा सारा टिप। अस्थमा में कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करनी, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें जो पेन किलर होती हैं जैसे ब्रूफिन है, वोल्टारिन है, इस तरह की कोई भी दवाई है वो इस्तेमाल नहीं करें। कुछ ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन होती है वो इस तरह इस्तेमाल नहीं करें, वो ज़रूर हमसे पूछिए आप। अस्थमा के दौरान कुछ खुराक इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, मिसाल के तौर पे जैम, जो अचार होता है, खट्टी चीज़ें जो होती हैं, जो बॉटल लेमन जूस होता है उसको इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, पोटैटो चिप्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
अब इसमें कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होती हैं, जैसे जिसमें विटामिन डी होता है, मिसाल के तौर पे दूध, अंडे, ऐसी खुराक जिसमें मैग्नीशियम होता है, जैसे पालक और पम्पकिन जो कद्दू वगैरह होते हैं, जैसे गाजर वगैरह है, और उसमें सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, उनका इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। अस्थमा की सिम्टम्स को जो चीज़ ज़्यादा करती है, हमें उनको अवॉइड करना चाहिए। वो इंडोर भी हो सकती हैं, घर के अंदर, और आउटडोर भी जो घर के बाहर होती हैं। घर के अंदर जो होती हैं, मिसाल के तौर पे सिगरेट का धुआं, सफाई के दौरान मिट्टी वगैरह का उड़ना, अगर घर में कुछ एनिमल्स हैं तो उनकी फर जो निकलती है वो प्रॉब्लम करती है। घर के बाहर जैसे पोलन्स होते हैं, आजकल पोलन का सीज़न है, इनको अवॉइड करना चाहिए, मास्क वगैरह आप पहने। जो धुआं उड़ता है जैसे लकड़ी, घास, इनका जलना, इनको अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह जो स्प्रेज वगैरह होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा एलर्जी हो सकती है, उसको अवॉइड करना चाहिए। मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं जो कि आपको इसको मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी आप अपने फिजिशियन के पास जाएं, उसको आप कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री बताएं कि घर में किसी को अगर अस्थमा है या कोई और डिजीज़ है, ये लाजमी डिस्कस कीजिएगा। आप कौन कौन सी दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं ये लाजमी आप डिस्कस करें, चाहे वो आप प्रिस्क्रिप्शन वाली मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं या विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। अस्थमा एक्शन प्लान, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके अस्थमा को मैनेज करने के लिए। अस्थमा एक्शन प्लान का मकसद ये होता है कि आप जान सकें कि आपकी जो सिम्टम्स हैं वो कौन लेके आता है और कैसे लेके आता है, कौन से ट्रिगर्स हैं इसके लिए, आपकी कौन सी इलामात हैं और इन इलामात के मुताबिक आपको कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए। अस्थमा की अलामात क्या है, वो कब और कैसे आती हैं और उनको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, किस वक्त आप अपने डॉक्टर को कांटेक्ट कर सकते हैं। अस्थमा पेशेंट के लिए कुछ चीज़ें कोविड-19 के मुतालिक जानना बहुत ज़रूरी हैं। बेसिकली इसमें कुछ मिथ्स हैं जिसको क्लियर करना ज़रूरी है। सबसे पहला मिथ ये है कि जो अस्थमा पेशेंट हैं उनको ज़्यादा रिस्क होता है कि वो कोविड-19 डिज़ीज़ को एक्वायर करें एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पर्सन, जो कि एक मिथ है। ऐसे हमारे पास ना कोई एविडेंस है, ना कोई स्टडी है। सो जितना एक नॉर्मल पर्सन को रिस्क होता है, अस्थमा पेशेंट को भी रिस्क उतना ही है। दूसरा मिथ इसमें ये है कि अगर अस्थमा पेशेंट को कोविड-19 डिज़ीज़ होती है तो उसका बहुत सीवियर आउटकम होता है। अभी तक कोई ऐसी हमारे पास स्टडी नहीं है कि अगर अस्थमा पेशेंट को कोविड-19 हो तो उसका वर्स आउटकम होता है। अगरचे ये चीज़ है कि अगर पेशेंट 4th या 5th स्टेज पे है ऑफ अस्थमा की, जो कि बहुत सीवियर होती है, उसमें अगर कोविड-19 होती है तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है पेशेंट के लिए। थर्ड मिथ इसमें ये है कि पेशेंट क्योंकि स्टीरॉयड के इन्हेलर यूज़ करते हैं अस्थमा में, और हमें स्टीरॉयड कोविड-19 डिज़ीज़ में नहीं यूज़ करना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम कर सकते हैं अस्थमा पेशेंट के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अगर वो ये इन्हेलर नहीं यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें। यूज़ करते रहेंगे तो ऐसा कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा उन्हें। बेसिकली जो पेशेंट को चीज़ क्लियर करनी है कि जो चीज़ें उसके अस्थमा को बढ़ाती हैं या उसके अटैक को लेके आती हैं, हम उनसे बचें, ताकि कम से कम इमरजेंसी में और डॉक्टर के पास हमारा विज़िट हो और आप लेस एक्सपोज हों टू द वायरस। Hello everyone. Assalamu alaikum. Hope you all are good. The whole world is suffering with COVID-19. Don't be scared. The important thing to follow instructions. Say sorry to Allah. Offer the mask. Wash your hands. Use sanitizer and make caution distance. Good job. Bye. आपके सुनने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।